मैं आप लोगों को एसआई और कांस्टेबल को मिलने वाले धन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि धन मिलेगा तभी तो आप लोगों को मन लगेगा पढ़ाई में। धन मतलब वेतन। तो वेतन का डाटा जनवरी 2024 के अनुसार आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एसआई की भर्ती लेवल 6 पर 7 सीपीसी के हिसाब से बेसिक पे 35,400 रुपए होता है। बेसिक पे पर 46% डीए मिलेगा जो 16,284 रुपए होगा। इसके अलावा आप लोगों को एचआरए मिलेगा जो बेसिक पे का 18% होता है, 6,372 रुपए। फिर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा घर से आने जाने के लिए जो 2,628 रुपए होगा। वाई सिटी के हिसाब से 1,800 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। 1,800 का 40% डीए भी निकाल के जोड़ दिया जाता है इसमें। फिर आरपीएफ और आरपीएसएफ को बैटरी अलाउंस भी मिलता है, हर जोन के हिसाब से अपना अपना होता है, मान लो 100 रुपए। और फिर हर महीने राशन मनी भी मिलता है जो 3,000 रुपए अनुमानित होता है, हो सकता है ज्यादा भी हो और 100-200 कम भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए अधिक ही होगा। यह फिक्स इनकम होगी ग्रॉस टोटल 63,784 रुपए। लेकिन किसी माह आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा जो एसआई को 800 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलता है, अपने हेडक्वार्टर से बाहर काम करने जाते हैं तब। और नेशनल हॉलिडे अलाउंस भी मिलता है 630 रुपए प्रति दिन के हिसाब से कोई पर्व होने पर। आरपीएफ और आरपीएसएफ को हर साल 10,000 रुपए ड्रेस अलाउंस भी मिलता है जो जुलाई महीने में उनके अकाउंट पे आता है। और आपको चलिए डिडक्शन भी बता देता हूँ, 30 रुपए रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के नाम से सैलरी से कटता है। और एनपीएस बेसिक पे और डीए का 10% जो 5,168 रुपए होगा। और इनकम टैक्स एस पर टैक्सेबल इनकम। टोटल इन हैंड सैलरी आरपीएफ एसआई को 58,500 रुपए से अधिक ही मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को टीए मिलता है तो आप लोगों की सैलरी 70,000 से अधिक जा सकती है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी महीने इनको टीए मिला होगा तो इनकी सैलरी इतनी अधिक मिली। अगर आप लोगों को कांस्टेबल का वेतन जाना है तो मुझे कमेंट करें। भारतीय रेलवे में यात्रा करने से लेकर छुट्टी और मेडिकल की जो सुविधाएं बाकी रेलवे कर्मचारियों को मिलती है, वही सुविधाएं आरपीएफ और आरपीएसएफ के एम्प्लॉइज को भी मिलती है। अब आप लोगों को मैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताता हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एसआई के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। और ध्यान रहे जो लास्ट ईयर में है या जिनका मार्कशीट नहीं आया है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए आपका उस साल पास होना जरूरी है। वही कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है। उसमें परसेंटेज का कोई मेंशन नहीं किया गया, तो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास है तो स्वाभाविक सी बात है फॉर्म बहुत ज्यादा सबमिट होने वाले हैं, तो डरिए नहीं। फॉर्म कितने भी आए, लाख, 1.5 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, घबराने का नहीं है। अब आप लोगों को एज क्राइटेरिया बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वाले पीडीएफ के अनुसार एसआई के लिए मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। वहीं एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहेगी और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट का प्रावधान है। विडो और डिवोर्सी महिलाओं के लिए भी छूट का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में रहने वालों के लिए भी कुछ स्पेशल छूट का प्रावधान किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्तमान कर्मचारी है जिन्होंने एनओसी लिया हुआ है उनके लिए भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है एसआई की भर्ती में। आप लोगों को सक्सेसफुल फॉर्म सबमिट होने के बाद सबसे पहले आपको सीबीटी दिलाना होगा। एसआई और कांस्टेबल में केवल एक ही सीबीटी होगा और यही सीबीटी के मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में सफल और मेरिट में अपना स्थान बनाए हुए उम्मीदवार जो होंगे उनमें से 10 गुना लोगों को पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। और ध्यान रहे जब आप सीबीटी दिलाने जा रहे होंगे तो मिनिमम पासिंग मार्क लोगों को लाने होंगे जो 120 में यू और ओबीसी के लिए 42 नंबर है और एसटी और एससी के लिए 36 नंबर है। इससे कम नंबर लाने वाले सीबीटी में फेल माने जाएंगे। दोस्तों एसआई का सीबीटी पेपर 90 मिनट का होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 35 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। इसलिए रीजनिंग और गणित में फोकस करिए, 35 में 35 आपके एकदम सॉलिड बन जाएंगे। अब रही बात कांस्टेबल के पेपर में, तो आप सोच रहे होंगे यार कांस्टेबल 10th पास है तो इसमें हो सकता है कि मिनट्स ज्यादा मिले परीक्षा के लिए, सीबीटी के क्वेश्चंस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। सेम इसमें भी 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगा, 35 नंबर का रीजनिंग और 35 नंबर का गणित इसमें भी पूछा जाएगा। पासिंग के अंक इसमें भी समान है कांस्टेबल के पेपर में। रेलवे के हर एग्जाम की जैसे इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा 1/3। मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपके गोल हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रहे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग पेपर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, मणिपुरी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, कोंकणी आदि भाषाओं में दे सकते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर एग्जाम का सिलेबस है कांस्टेबल और एसआई का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। आप लोगों को एसआई का मैं फिजिकल बताता हूं। लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। इसमें कोई अतिरिक्त चांस नहीं दिया जाएगा, एक ही बार मौका दिया जाएगा रनिंग के लिए लड़कों को, लड़कियों को। वहीं लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे उनको 4 मिनट में पूरा करना होगा। अब दूसरा इवेंट होता है लंबी कूद, जिसे इंग्लिश में लॉन्ग जंप बोलते हैं। लड़कों को 12 फीट कूदना होगा और लड़कियों को 9 फीट। अगर आप 12 फीट नहीं कूद पाते, 9 फीट
नहीं कूद पाते तो आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप फिर से कूद के देखिए। अगर उसमें बाहर हो जाते हैं तो फिर आप फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लॉन्ग जंप के बाद आता है हाई जंप। लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच और लड़कियों के लिए 3 फीट हाई जंप का प्रावधान किया गया। इसमें भी एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। इस लास्ट चांस को अगर आप पार कर गए तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप तीनों को पास करना बहुत जरूरी है। जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें केवल क्वालिफाई होता है, इसमें ध्यान रहे, इसमें कोई नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। आप लोगों का सिलेक्शन सीबीटी के आधार पर ही होगा, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर के हैं, इन्हें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं कांस्टेबल का भी रनिंग बता देता हूं। लड़कों को 1600 मीटर दौड़ना होगा। उनको समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। सोचिए एसआई में 6 मिनट मिलता है तो कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड। तो जो कांस्टेबल का सपना देख रहे हैं यंग युवा है ना, अपनी दौड़ भी मजबूत करनी पड़ेगी। और वहीं लड़कियों को 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। और इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी मैं बताता हूं। लड़कों के लिए लॉन्ग जंप जो है 14 फीट रहेगा, लड़कियों के लिए 9 फीट। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट रहेगा और लड़कियों के लिए 3 फीट। इसमें भी हाई जंप और लॉन्ग जंप में आप लोगों को एक एक मौका और दिया जाएगा। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हाइट और चेस्ट साइज का। सीबीटी, पीईटी और पीएमटी के बाद अगला चरण आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं होता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को जाना है। अब मैं आप लोगों को मोटा मोटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट और कांस्टेबल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही 10th है, इसलिए 10th का मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि एसटी एससी और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। और जो मेरे भाई ईडब्ल्यूएस कोटे की तरफ फॉर्म भर रहे हैं उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा के अनुसार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेना है। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी उनको लाना है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं बहुत ही डिटेल वीडियो जल्दी बना दूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, पुलिस की भर्ती और मेडिकल ना हो ऐसा हो सकता है क्या? इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। रेलवे का जो स्टैंडर्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन का वो रहेगा B1। और आप लोगों को ध्यान रहना है आरपीएफ और आरपीएसएफ में इनिशियल मेडिकल के समय कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए, बिना चश्मा। अगर आप लोगों को चश्मा लगा है और आप लोग फ्लैट फुट, नॉकनी, कलर ब्लाइंडनेस और अन्य शारीरिक दोष हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेडिकल में वो भी फॉर्म भर दीजिएगा और एग्जाम में अपीयर होकर अपनी तैयारी जांच लीजिए मेरे हिसाब से भाई। और अगर आप लोगों को मेडिकल के बारे में जानना है तो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का चैप्टर 5 देख सकते हैं। चैप्टर 5 पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। मेडिकल के बाद कुछ बचता नहीं है दोस्तों, केवल इंतजार बचता है। इंतजार किसका? पैनल आने का। अगर पैनल में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन एज अ आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई कांस्टेबल में हो जाएगा और आपको उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सारी चीजों की जानकारी आरआरबी की वेबसाइट पर होगी। दोस्तों, भर्ती का जो दिशा निर्देश वाला पीडीएफ है उसमें एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, एग्जाम फॉर्म की फी क्या होगी, एग्जाम कौन सी एजेंसी द्वारा लिया जाएगा, एग्जाम फॉर्म का मॉडिफिकेशन कैसा होगा, इन सब बातों की जानकारी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हो पाएगी। आई होप सारी बातों की जानकारी मैंने दे दी हो। फिर भी कोई पॉइंट छूट गए होंगे बताने से तो मुझे माफ कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भैया आपने ये नहीं बताया। हम किसी नए वीडियो पर उसे कवर कर लेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, पिछले साल एनटीपीसी सेलेक्टेड 1-2 कैंडिडेट्स ने जो बुक सजेस्ट की थी वही बुक मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस के लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज वाली बुक ले सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की ले सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग वाली बुक काफी लोगों ने रिकमेंड की थी। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, उनका रीजनिंग अपने आप ही मजबूत रहता है। गणित के बारे में बात करते हैं, गणित कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। भाई बेसिक में आप लोगों की पकड़ होनी चाहिए। जितने अधिक सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे बेसिक क्लियर करने के बाद, और जो सवाल नहीं बन रहे उन्हें अलग करके सीखिए। ऐसे करके आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले बेसिक क्लियर कीजिए फिर एडवांस में जाइएगा। डायरेक्ट एडवांस में कूदेंगे तो आपको डर लगने लगेगा गणित से। और गणित के लिए कोई भी बुक जो आपको जमती है, RS अग्रवाल और भी बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है, देख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको ताबूत की आखिरी कील ठोकनी है मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। ये करना ही करना है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग कम करना है। बाकी आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे की तैयारी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लाने की, जिससे आप लोग काफी मोटिवेट हों और तैयारी में आगे बढ़ सकें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बने दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए। बाय बाय।